जो कृषि है उसमें दो नंबर का एक क्वेश्चन आना है और उसी के बारे में चर्चा कर रहे थे। सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें आना है, झूम कृषि, स्लैश और बर्न किसको बोलते हैं, है ना। और फिर उसके बाद देखा कृषि के प्रकार, पहला प्रारंभिक जीविका निर्वहन कृषि, दूसरा वाणिज्यिक कृषि, तीसरा जो है वो गहन जीविका कृषि। 3 प्रकार के होते हैं। प्रारंभिक जीविका कृषि में जो है वो हाथ का यूज किया जाता है, परिवार पूरा लगा रहता है और केवल मकसद क्या होता है, खुद का पेट भर सके और बचा कुचा अनाज जो है वो बेच सकें, तो इससे साल भर जो है वो घर चलता रहे। तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि होती है। गहन कृषि कहाँ होती है, जहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा होता है, मतलब जनसंख्या ज्यादा है, खेत पर लोड है भाई, उगाना ही है अनाज, तो वो गहन जीविका कृषि होती है। उसमें रसायनों का उपयोग किया जाता है, पेस्टिसाइड उर्वरक का उपयोग किया जाता है। तीसरा जो है वो वाणिज्यिक कृषि होती है, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है। रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है, जिसमें जिसको जरूरत है उस फसल की, वो डायरेक्ट किसान से बात करता है, पूरी तरह से वो वाणिज्यिक होती है, डायरेक्ट जो है वो बेचा जाता है किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को। तो ये अपन ने रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। रोपण कृषि किस किस की जाती है, केले, गन्ने, चाय, कॉफी, ये सब रोपण कृषि के उदाहरण है, कल अपन ने देख लिया था। अच्छा, अपन कल लगभग पूरा चैप्टर के बारे में बात कर चुके थे, कौन कौन सा जरूरी है। तो शस्य प्रारूप के अंतर्गत रवि रवि खरीफ सबसे बेसिक क्वेश्चन होगा अगर आता है कि शस्य प्रारूप मतलब कि ऋतु, मौसम के हिसाब से फसल उगाना। तो अपने यहाँ जो है वो रबी खरीफ क्रॉप होती है, जायद भी होती है, मेन रबी और खरीफ होती हैं। तो याद रखिए, रबी की फसल कौन सी होती है, उदाहरण से बताओ। खरीफ की फसलें कौन सी होती है, उदाहरण से बताओ। या 2 नंबर में बोले रबी और खरीफ की फसल में अंतर बताओ। तो आपको पता होना चाहिए रबी कब बोई जाती है और कौन से उदाहरण है, खरीफ कब बोई जाती है और उसके उदाहरण। तो आपको ये पता होना चाहिए जायद फसलें कब बोई जाती हैं और उसके उदाहरण। तो ये अंतर में 2 अंतर भी लिख दोगे, जैसे रबी की फसल जो है, कोई मुझे बताएगा कब बोया, इसमें लिखा हुआ है यार, साफ साफ लिखा हुआ है, शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु अप्रैल जून में काट लिया जाता है। कैसे याद रहेगा, गेहूं से याद रखो। गेहूं ठंड में बोया जाता है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच कभी भी बो सकते हैं। किसान बहुत सारी चीजें देखता है वो, पानी वगैरह की गिरने की संभावना कम है, ठंड ज्यादा तो नहीं पड़ रही है, वो सब चीजें देखता है, उसके अकॉर्डिंग गेहूं का बीज बोता है वो। और ठंड में बोता है, और आपको मालूम होगा गर्मी में गेहूं आता है, आपके घरों में भी गर्मियों में आके स्टोर हो जाता होगा, बहुत सारे घरों में, इंडियन सोसाइटी में ऐसा होता है, हमारे घर भी गेहूं जो है वो साल भर का इकट्ठा टंकियों में बंद कर लिया जाता है। गाँव में एक संरचना होती है, वो लोग जो है वो बारिश से बचाने के लिए गेहूं का एक मिट्टी का ऐसा वो थापते जाते हैं, उसमें गेहूं भर देते हैं और ऊपर से पूरा पैक कर देते हैं, और नीचे गड्ढा जैसा रहता है, जितनी जरूरत होती है उसको निकालते जाते हैं। तो चूहों से भी बचाता है उसको, और बारिश पानी में भी गीला नहीं होता गेहूं उसमें। पता नहीं उसको बोलते क्या, लेकिन बड़ी अच्छी, सरल और सुलभ सन वो है वो संरचना। तो गेहूं बहुत अच्छे से रखे रहते हैं उसमें, ठंड से भी बचते हैं, बारिश से भी, और चूहे वगैरह से भी बचे रहते हैं। खैर, रबी की फसल गेहूं है उदाहरण, और ठंड में बोई जाती है अक्टूबर से दिसंबर के बीच, और जून जुलाई में, मतलब मई जून में जो है वो काट ली जाती है, अप्रैल से जून में। और गेहूं सबसे अच्छा उदाहरण, गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों मुख्य रबी की फसलें हैं। फिर उसके बाद खरीफ की फसलें कौन सी हैं, तो खरीफ फसलें मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। आप याद रखिए, खरीफ का मतलब चावल, और चावल के खेत को पानी बहुत ज्यादा चाहिए पड़ता है, मैंने पहले ही बताया। वो पता होना चाहिए आपको। एक स्टोरी भी है, शायद आपने सुनी होगी। वो स्टोरी जो है वो एक स्टूडेंट से रिलेटेड है कि धान के खेत में गुरु बोलते हैं कि रात में जाओ आप, उस धान के खेत में जो है वो जो मेड़ होती है। या फिर उसको कच्चा हाँ ठीक है ना, देखो अपना अपना पसंद है बनाने का। मैं सुरंग की सब्जी थी तो रो भटा देख के बंद करा, मनती ये तो खाली आगे की रख रही तो खराब निकल रहा है। उसके बाद मैंने पूरा आंटी निकल गई, कहला हां मैं तो निकल नहीं वाली, मेरे को अदरक मंगाना है। मैं बोलती तो बोलूंगी चलो, अदरक मिर्ची धनिया प्याज हो गया, सभी ने सुन लिया होगा मेरे ख्याल से। अब वापस आ जाता है खरीफ की फसल पे, उस स्टोरी पर। तो वो स्टोरी में क्या होता है, एक
स्टूडेंट को गुरु बोलते हैं कि रात में बारिश ज्यादा हो रही है तो आप धान के खेत की रक्षा करो। मैं क्यों सुना रहा हूँ छोटी सी स्टोरी, ताकि याद रहे धान के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और वो याद रहेगा तो इससे ये याद रहेगा कि खरीफ की फसल जो है बारिश के मौसम में बोई जाएंगी, है ना। मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, और फिर सितंबर अक्टूबर के बाद रबी की फसल का मौसम आ जाता है फिर, है ना। तो मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि याद रहे वो स्टोरी से कि धान की फसल को पानी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। धान की फसल खरीफ की फसल है और बारिश के टाइम बोई जाती है, तो सभी खरीफ की क्रॉप जो है, क्रॉप मतलब फसल, बारिश के टाइम में बोई जाती है। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर आदि उसके उदाहरण हैं। उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन। रबी और खरीफ की फसलों के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद फसलें बोला जाता है। जायद नहीं पढ़ सकते इसको, जायद पढ़ा जाएगा, दोनों में फर्क है। जा में नीचे रेफ रखी हुई तो इसको जायद पढ़ा जाएगा, जायद, है ना। जायद जा, जा होता है, ज होता है, ज और ज दोनों में फर्क हो जाता है, तो ये जायद पढ़ा जाएगा। जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूजे, कितना फर्क पड़ जाता है, खरबूजे और खरबूजे, खरबूजे, खीरे, सब्जियों और चारे की फसलों की खेती की जाती है। अगर आपको नहीं पता है इसको किस प्रकार से बोला जाता है तो भाई साहब सीख लो। तरबूज और खरबूजे, दोनों में कितना थोड़ा सा फर्क है, लेकिन उसको लिखने के में, पढ़ाई में यही मजा है। मजा है या मजा है? मजा है, नॉट मजा। हर जगह नहीं जा घुसाना है, मजा। मजा का अपना मजा है, और मजा, मजार शरीफ तो उसमें मजार पढ़ना पड़ेगा। कितनी छोटी छोटी बातें हैं ना, लेकिन मायने रखती हैं। आपका प्रोनाउंसिएशन आपका फर्स्ट इम्प्रेशन तय करता है। मेरी एक पोयम मैंने लिखी थी बहुत दिन पहले, एक बहुत सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, उनको मैंने अपनी पोयम भेजी तो उन्होंने मेरे घर वालों ने, स्टूडेंट्स ने जब उसको सुना था तो उसमें कुछ गलती नहीं निकाली थी। मैं दिखाता हूँ, आप लोग भी पढ़ोगे ना तो उसमें कुछ गलती निकालोगे। हिंदी ग्रामर की बात कर रहा हूँ, बेफिक्र रहो, फालतू की बात नहीं है, सीखने वाली बात है। अगर दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि पढ़ाई करवाओ तो गलत हो। हाँ, उसमें लेसन छुपा हुआ है इसलिए बताता हूँ मैं, वो नहीं कर रहा हूँ मैं महिमा मंडित, मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि वो गलत लिखी थी, उसमें गलती पहचानो। ये है वो पोयम, सोचता हूँ इतना ना चाह कर भी क्यों, इस प्रकार से लिखी थी और मैंने यही उनको भेज दी थी। सोचता हूँ इतना ना चाह कर भी क्यों, प्रकृति में विश्वास रखता हूँ, प्रकृति को ही पूजता हूँ, जानता हूँ प्रकृति की निर्धारिता, फिर भी ना जाने सोचता हूँ इतना ना चाह कर भी क्यों। जन्म लिया है, मृत्यु शाश्वत है, फिर भी मरने के डर से हिम्मत खोता हूँ क्यों, सोचता हूँ इतना ना चाह कर भी क्यों। धर्म मेरा पथ पथिक है, लक्ष्य जिसका पूर्व लक्षित, फिर आडंबरों में रस लेता हूँ क्यों, सोचता हूँ इतना ना चाह कर भी क्यों। बेड़िया बड़ी सामाजिक, पारिवारिक भी कम नहीं है, स्वार्थ के इन भ्रमित रिश्तों को जोड़ता हूँ क्यों, सोचता हूँ इतना ना चाह कर भी क्यों। तो ये मैंने कविता लिखी थी, मैंने यही कि उनको भेज दिया ताकि वो अपने पेज पर पब्लिश कर सके। तो जब मैंने उनको भेजा तो उन्होंने बहुत सारी इसमें बोली, इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक हैं, आप उसको समझो। आप तो पढ़ रहे हो, आप अपने आप से पढ़ रहे हो, किसी अजनबी की नज़र से पढ़ने की कोशिश करो तो उसमें मिस्टेक्स ही मिस्टेक्स हैं। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग पहचान पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखो कितनी बड़ी बड़ी मिस्टेक है। सोचता हूँ, हूँ में जो है वो चंद्र बिंदु आएगा, हूँ पढ़ रहा हूँ मैं, इसका मतलब होता है हु, इसका मतलब होता है हु, जबकि मैं बोल रहा हूँ सोचता हूँ इतना ना चाहकर भी क्यों, तो हूं में बड़ा ऊ की मात्रा आएगी और चंद्र बिंदु आएगी। सोचता हूँ इतना ना चाहकर भी क्यों, ये हो जाएगा क्यों, क्यों। और क्यों बोल रहा हूं मैं तो उसमें जो है बड़ा ऊ की मात्रा के साथ साथ चंद्र बिंदु लगाना पड़ेगी। सोचता हूँ इतना ना चाहकर भी क्यों, तो दोनों में बहुत फर्क पड़ जाता है। देखो, सोचता हूँ इतना ना चाहकर भी क्यों, तो उससे कोई जो पढ़ने वाला है उसको जो मेरी वो फीलिंग है वो पहुंच ही नहीं रही है जो मैंने लिखा है। सोचता हूँ इतना ना चाह कर भी क्यों, मैं नहीं चाहता हूँ कि ज्यादा थिंकिंग करूं, लेकिन उसके बाद भी मैं सोच रहा हूँ। प्रकृति में विश्वास रखता हूँ, वही वही, प्रकृति को ही पूजता हूँ। इतनी इतनी सारी जगह हूँ लिखा और सब जगह गलत लिखा हुआ है, तो उन्होंने जब बताया तब समझ में आई। तो होता क्या है, जब हम लिखते हैं ना तो वो समझ में नहीं आती हमारी गलतियाँ क्या है।
लेकिन जब सामने वाला पढ़ता है ना तब समझ में आती है कि इसमें और भी गलतियां हैं, राइटिंग मिस्टेक। तो उससे होता क्या है, आप अपने जो भाव होते हैं वो रचनाकार मतलब पाठक तक नहीं पहुंचा पाते। जब वो भाव नहीं पहुंच पाते पाठक तक, तो फिर मामला, आपकी राइटिंग खराब हो जाती है ना। इसलिए ज और ज पे भी जो है कितना ज्यादा फर्क है। अगर हम ज लिखते हैं तो वो जरा हो जाता है, जरा। तो जरा सी चाय देना, जरा सा खाना देना, तो वो जरा होता है। और अगर जरा लिखते हैं तो जरा मतलब हो जाता है बुढ़ापा, बुढ़ापा। नहीं, दोनों में गलत बोल दिया शायद मैंने। जरा मतलब होता है थोड़ा सा चाय देना, और जरा मतलब बुढ़ापा होता है। हाँ, जरा मतलब जरा सी चाय देना, तो जरा पढ़ना चाहिए उसको। दोनों में फर्क हो जाता है इतना। तो ये है राइटिंग भाई, हिंदी ग्रामर है। एक जा वाला है, ऐसे ही फ भी रहता है। फा में भी जो है वो सिंपल फा फा पढ़ते हैं, और इसको फ पढ़ते हैं, फ, जब इसमें वो लगती है। तो उर्दू अल्फाजों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा खास हो जाती है। उर्दू अल्फाजों ने ही ये चीज़ लाई है। हिंदी में आता तो अब आप बोलोगे हमको क्यों पढ़ा रहे हो उर्दू, हमको हम उर्दू ने हमारा ये तो अतिक्रमण है। तो हिंदी ने भी तो उर्दू पर अतिक्रमण किया है। सभी भाषा एक दूसरे पे अतिक्रमण करती हैं, लगातार करती आ रही हैं, उसमें कोई नया नहीं है। मुख्य फसलें, भारत की पहली प्रमुख फसल चावल है, मैंने कल भी बताया, इस पर क्वेश्चन आता है। चावल सबसे ज्यादा भारत में खाया जाता है। आप बोलोगे हमारे यहाँ तो गेहूं खाते हैं, हमने तो आसपास हमारे रिलेटिव भी गेहूं खाते हैं, हम तो नहीं खाते इतना चावल फिर गेहूं। तो भाई साहब, भारत में आप ही तो है ना, आप ही मतलब उत्तर प्रदेश ही तो है ना, उत्तर भारत के लोग तो है ना, दक्षिण भारत भी तो है। भारत का एक विशाल एरिया ऐसा है जहाँ पर गेहूं नहीं उग सकता। उसके लिए मिट्टी नहीं है वहां पर। तो सबसे ज्यादा फसल, और पानी से घिरा हुआ एरिया है, पानी पानी है वहां पर। तो और मछली उत्पादन भयंकर होता है। तो वो मछली उत्पादन के चक्कर में भाई साहब वो लोग जो है वो सी फूड खाते हैं बहुत ज्यादा, और सी फूड चावल के साथ ही ज्यादा पसंद किया जाता है। तो चावल जो है वो दक्षिण भारत को मिलाकर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा भारत में खाया जाता है। सबसे प्रमुख फसल है भारत की चावल, सबसे ज्यादा खाया जाता है। चीन के बाद हमारा दुनिया में दूसरा स्थान है। तो इस पे अगर ऑब्जेक्टिव आता है इसमें, आता है ऑब्जेक्टिव आता है, तो आपको इसमें ये याद रखना पड़ेगा कि फलाने उत्पादन में भारत का कौन सा वो है स्थान, और जिसमें पहला है वो तो बिल्कुल ही चाहिए, जिसमें दूसरा तीसरा वो भी पता होना चाहिए। तो चावल में हमारा दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन है, पहला कौन है वो भी याद रखना पड़ेगा, चीन सबसे पहला है। ऑब्जेक्टिव बनते हैं, रबी खरीफ पर ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। उसके बाद ये तो हमारे चावल के क्षेत्र हैं। चावल कहाँ कहाँ बोया जाता है, तो मेन चावल जो है वो यहाँ बोया जाता है। बिहार, उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका, मध्य प्रदेश का पूर्वी इलाका, छत्तीसगढ़ का नीचे वाला इलाका, उड़ीसा का बहुत बड़ा एरिया, बीच में ही नहीं है बस। पश्चिम बंगाल में तो पूरी जगह चावल ही चावल है भाई। हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी ये वाला एरिया जो है, इसमें भी जो है। इसको उगाने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस ऊपर से तापमान चाहिए, और आर्द्रता, आर्द्रता मतलब कि नमी, वायु में नमी। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में से सिंचाई करके उगाया जाता है। तो सिंचाई सिंचाई जो है वो की जाती है। चावल मतलब सिंचाई से भी हो सकता है, लेकिन पानी ज्यादा चाहिए, सीधी सी बात है, ये है चावल के लिए। मैदान में कटाई के लिए तैयार चावल की फसल, तो चावल इस प्रकार से कुछ दिखाई देता है। अपनी बुक्स में इतना ज्यादा अच्छा क्रिस्टल क्लियर प्रिंट नहीं है, इसमें बहुत अच्छा दिख रहा है। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। उत्तर उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के लिए खिली धूप की आवश्यकता होती है। ये इसकी कंडीशन हो गई। गेहूं उगाने के लिए क्या भौगोलिक कंडीशन चाहिए, तो भाई साहब इसको जब बीज बोया जाता है तो ठंड चाहिए इसको, और जब काटा जाता है तो खिली धूप चाहिए। इसे उगाने के लिए सामान्य रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। देश में गेहूं उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिमी में गंगा सतलुज का मैदान, और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। तो चावल और गेहूं याद कर लेना। बाक पूरा बाकी पूरा याद नहीं करना है। बाकी जो है वो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बाजरा, मैंने शायद एक प्रोजेक्ट भी दिया था आपको कि मिट्टियों के बारे में, और ये पता करो कौन सी फसल कौन सी मिट्टी में होती है। मिट्टी के बारे में प्रोजेक्ट था, तो उसमें ये चीज़ आ जाती है, बाजरा कौन सी मिट्टी में, तो काली मिट्टी में होता है। उम्मीद है बाजरा सभी ने खाया होगा। अभी कुछ दिनों पहले राशन में वही मिल रहा था, तो जगह जगह बाजरा छाया हुआ था।
बाजरे की रोटी। मक्का भी आप सभी ने देखा होगा, हमारा भुट्टा मक्का है। ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों के रूप में प्रयोग होती है। चारा है ना, जो अच्छे से भुट्टे नहीं बन पाते ना उसको अच्छा, इसके पत्तों को भी जो है चारे के रूप में पशुओं को बनाया जाता है। खरीफ फसल है, चाहिए हमारे गेहूं का उत्पादन है। तो गेहूं का उत्पादन आप देख पाओगे मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका और नीचे राजस्थान का उत्तरी इलाका। इसमें जो है चावल बहुत अधिक मात्रा में बोया जा रहा है। और नीचे जो है वो गौड़ क्षेत्र है, यहाँ बहुत कम चावल है। तो दिख रहे हो आप, साउथ इंडिया में लगभग ना के बराबर चावल है। चावल नहीं, गेहूं, सॉरी, साउथ इंडिया में। ओ भाई साहब, एक एक चीज याद रखना, जीके के तौर पे ये भी बोल सकते हैं, लक्षद्वीप कहाँ पर है, श्रीलंका कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है। ये भी दिखाने को आ सकता है मैप में, बताओ अंडमान निकोबार समूह का है। आप तुम्हें पता ही नहीं है तो मेरे को बोलो ये है अंडमान निकोबार समूह, तो वो भाई गलत हो जाएगा, है ना। दमन और द्वीप जो है वो यहाँ पर थे गुजरात में, लेकिन हटा दिए गए। अब वो है नहीं केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। वो लक्षद्वीप तो है, दमन और द्वीप उसको हटा दिया है, गुजरात में शामिल कर दिया शायद। शायद बोल रहा हूँ, देखना पड़ेगा, उस पर कंट्रोवर्सी चल रही थी क्योंकि न्यूज में आया था वो। डाउट क्यों रखो, सर्च कर लो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो है ही। अपन ऑनलाइन बैठे हैं तो फिर काय के लिए डाउट रखो। पेपर में आ गया तो बोलोगे कि ले उस दिन दूर कर दिया होता तो पता होता कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। आज एक ये वाला क्लियर कर लेते हैं, कितने स्टेट हैं अपने भारत में। हाउ मैनी स्टेट्स डज इंडिया हैव। हाउ मैनी स्टेट डज इंडिया हैव। भारत में 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये काय का दिखा रहा है, ये नो इंडिया का दिखा रहा है भाई, गवर्नमेंट की साइट नहीं है, विकिपीडिया, विकिपीडिया है। 28 स्टेट, 8 यूनियन टेरिटरी। तो विकिपीडिया बहुत जाना माना प्लेटफॉर्म है और इस पे गलती बहुत कम होती है। मैप में बड़े अच्छे से दिया हुआ है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कौन सा है, तो इसमें आप देख सकते हो। ये हमारा क्षेत्र जो है ऊपर का दिख रहा है और ये हमारे पास केवल इतना इलाका है, ये एलओसी कहलाती है, जो रेड कलर की लाइन खींच रहा हूँ मैं, ये एलओसी कहलाती है। इतना इलाका हमारा पाकिस्तान 1948 में हड़प चुका है, ये वाला हिस्सा पाकिस्तान इसमें से हड़प चुका है। और इसमें से भी पाकिस्तान होशियार बन के चाइना को इतना हिस्सा दे चुका है। और चाइना ने 1962 के युद्ध में इतना हिस्सा हमसे ले लिया है, ये हिस्सा हमारे पास अभी नहीं है। इस वाली बॉर्डर को, ये भारत है हमारा, ये लद्दाख का एरिया है, ये जम्मू कश्मीर का एरिया है। इस वाली को बॉर्डर को बोला जाता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसी को मैकमोहन रेखा भी बोला जाता है, मैकमोहन रेखा। उस टाइम कोई जिन्होंने लाइन खींची थी ना, उसने उसका नाम से रिलेटेड है मैकमोहन लाइन। उसको लेकिन इंडिया में LAC के नाम से जानते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और जो पाकिस्तान की तरफ लाइन है उसको हम LOC के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान की तरफ जो रेड कलर की बॉर्डर बनाई है मैंने, इसको LOC बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। हमारा जो करगिल है वो यहाँ कहीं है, यहाँ करगिल में जो युद्ध हुआ था ना वो यहाँ है। यहीं से हमारा नेशनल हाईवे नंबर 1 गुजरता है, जो कि नीचे तक जाता है, बहुत लंबा हाईवे है। तो भारत के पास अब इतना हिस्सा है, बस आपको दिख रहा होगा। तो जितने नक्शे आप देखते हो उसमें हम गलत गलत मतलब, ये हम अभी भी प्रपोज करते हैं कि हमारा हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है, तो इस पर बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है। आप भी जब नक्शा बनाओगे ना और अगर इसको शामिल नहीं करोगे तो आप पे केस हो जाएगा, देशद्रोही का केस भी हो सकता है आपके ऊपर। तो ये पूरा बनाना पड़ेगा, विकिपीडिया ने उसको बताया हुआ है कि भाई ये प्रस्तावित है लेकिन पाकिस्तान का कब्जा है इस पर, है ना। लिस्ट देख रहा हूँ, हाँ, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़। अपन 8 यूनियन टेरिटरी देख लेते हैं बस। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, इसी के साथ दमन और द्वीप शामिल। हाँ, ये नया चेंज हुआ है। दादरा और नगर हवेली और दमन और द्वीप ये अलग अलग थे, अब इसको जो है वो 2020 में 26, देखो डेट लिखी हुई है,
26 जनवरी 2020 को ही, 2 साल पहले ही इसको जो है शामिल पूरा एक बना दिया गया है। दादरा और नगर हवेली और दमन और द्वीप, इसको पूरा एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया। पहले ये दो थे अलग अलग, है ना। दिल्ली तो है ही अपना। जम्मू एंड कश्मीर को बता दिया है, 31 अक्टूबर 19 में हुआ ये। और लद्दाख जो है 31 अक्टूबर 2019 को नई वो बनी थी। लक्षद्वीप और पांडुचेरी है, ये आपको पता है। तो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश है, नाम याद होना चाहिए क्योंकि जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। लद्दाख की राजधानी समर में लेह है और करगिल सर्दियों में है। और जम्मू कश्मीर की श्रीनगर और जम्मू दो अलग अलग राजधानियां हैं। राजधानी क्यों होती हैं यार, केंद्र शासित प्रदेश में भी राजधानियां होती हैं। ठीक है, होने दो, अच्छी बात है। ठीक है, मेरा चेहरा एकदम से बड़ा बड़ा दिख गया होगा। अगली जो फसलें हैं वो, दाल में कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, गन्ना में इम्पोर्टेंट नहीं है। तिलहन, तिलहन उनको बोलते हैं जिनसे तेल निकाला जाता है। तो केवल तिल से तेल नहीं निकलता, उसके अलावा मूंगफली, सरसों, नारियल तेल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अरसी, सूरजमुखी सब जो है मुख्य फसलें हैं तिलहन। तो ये 2 नंबर के ये भी क्वेश्चन आ सकता है, भारत की प्रमुख तिलहन फसलों के नाम बताइए। तो मूंगफली, सरसों, नारियल तेल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख तिलहन फसलें। सबके तेल खाए हैं, आप लोगों ने भी खाए होंगे शायद। मूंगफली का तेल भी खाया है, सरसों का भी खाया है। नारियल के तेल में चिप्स बनती हैं केरल से, केरल में नारियल के तेल में चिप्स बनती है, बड़ी स्पेशल है, अपने भोपाल में ही मिलती है। तिल का तेल भी खाया होगा आपने। सोयाबीन का तो सबसे ज्यादा खाया जाता है अपने यहाँ। अरंडी, अब मुझे नहीं लगता, अरंडी का ऑयल जो है ज्यादातर जो है वो चोट वगैरह में यूज करते हैं, मालिश वगैरह में। तो खाने में पता नहीं इसका यूज करते हैं कि नहीं। बिनौला, ये तो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, अपने जो हलवाई वगैरह होते हैं ना, बिनौला को ही अपन पाम ऑयल बोलते हैं। तो एक पेड़ से निकाला जाता है बिनौले का तेल, और सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। और यही लोग जो हमारे समोसे वगैरह बनाने वाले होते हैं और जो शादी में बनाते हैं, तो पीपे से तेल आता है ना, वो बिनौले का ही तेल रहता है। बहुत बहुत ज्यादा नुकसानदेह। तो आप जब भी घर में कोई फंक्शन करो, अब हम लोगों ने पहले नहीं पता था, जब से ये नॉलेज हुआ है तब से शुरू किया है। जब भी हलवाई से बात करते तो हलवाई को पहले बोल देते हैं, भाई तेल आप मूंगफली या सोयाबीन का यूज करना, ये वाला जो पीपे वाला तेल आता है वो मत यूज करना, क्योंकि बहुत खराब होता है सेहत के लिए। बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है, हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। हमको उसमें भी तरी तरी पसंद आती है भाई साहब, शादी में जो होते हैं, कई लोग बोलते हैं तरी तरी दो, तरी तरी। भाई साहब तरी नहीं, वो हार्ट अटैक खा रहे हो तुम। उसमें भयंकर तरीके कोलेस्ट्रॉल है, जो बाद में पता चला। तो अब हम जब भी प्रोग्राम कर घर में छोटा मोटा कब भी होता है, तो हलवाई से पहले ही बात कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से वो अच्छी आदत है, आपको भी ध्यान रखना चाहिए। जब भी घर में कोई फंक्शन हो तो सेहत को ध्यान में रखते हुए, अगर 1000-2000 रुपये ज़्यादा भी लग रहे हैं तेल पर, इससे ज़्यादा फर्क नहीं आएगा 1000-2000 से। लेकिन उस वो लोगों को आप जो है वो हार्ट अटैक नहीं दे रहे होंगे कम से कम। अलसी और सूरजमुखी का भी तेल जो है वो सनफ्लावर ऑयल के नाम से बिकता है। अभी बीच में सोयाबीन का सस्ता हो गया था, सूरजमुखी का सस्ता हो गया था, सोयाबीन का महंगा हो गया था। तो अगर आपको पता होता तो मार्केट में आप महंगा नहीं खाते। फिर उसके बाद जैसे यूक्रेन में वार हुआ तो सूरजमुखी बहुत ज्यादा हैवी हो गया, बहुत ज्यादा महंगा हो गया, क्योंकि भारत में सूरजमुखी सबसे ज्यादा यूक्रेन से आता था। वहाँ रशिया ने चढ़ाई कर दी, करके रखी है। तो ये में नहीं, फालतू की तो नहीं है, ठीक है की बात। मूंगफली खरीफ की फसल है। मान लो खालिस्तान आ गया, मूंगफली खालिस्तान की फसल है, तो पता होना चाहिए कि मूंगफली खरीफ की फसल है। देश में तिलहन का कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से होता है भाई साहब। आपने कभी मूंगफली से तेल निकलते देखा है? अगर जिन्होंने नहीं देखा तो क्लियरली नो बोलो, मैं अभी वीडियो दिखाऊंगा आपको कैसे मूंगफली से तेल बनता है। वैसे सब शॉर्ट्स देखने लगे हो। मैंने नहीं देखा। शॉर्ट्स देखने वाले बच्चे ऐसे बोलते हैं, बताओ? शॉर्ट्स में तो आता है। भैया मैंने भी नहीं देखा। चलो देखते भैया हैं। मैं शॉर्ट्स नहीं देखती। हाँ तो बढ़िया है, देखो मूंगफली से तेल बहुत अच्छा है, अगर शॉर्ट्स नहीं देखते आप तो। उससे अच्छी कोई बात नहीं है। पीनट ऑयल मेकिंग भी लिख देना था, वो बेचने लगेगा नहीं तो घर में ही बना सकते हो आप।
लेकिन नहीं, मत बनाना, बहुत ज्यादा पीनट लग जाएगी। 1-2 किलो पीनट पीस दोगे और 100 ग्राम भी तेल नहीं निकलेगा उसका, क्योंकि पीनट के लिए जो मूंगफली आती है वो अलग किस्म की होती है, उसमें ऑयल कंटेंट ज्यादा होता है, और वो लोग, उनको पता होता है कि किस मूंगफली में ज्यादा है वो ऑयल कंटेंट, उसी से वो तेल बनाते हैं। अपन घर में सोचेंगे ना बनाने को, तो वो 2-3 किलो मूंगफली निकाल दोगे, 100 ग्राम तेल निकले, मम्मी और चिल्लाएंगी, बोलेंगे क्या, वो तो उच्च शब्दों का भी उच्चारण कर सकती हैं, तो तो आपको नुकसान हो सकता है, मारपीट हो सकती है, इसलिए इसको रोस्ट कर लिया इन्होंने मूंगफली को। इतना क्यों अटक रहा है मेरा वीडियो? पील द पीनट्स क्या बना रहे भाई? ग्राउंडनट ऑयल ही है ना। इससे अच्छा तो वो वाला वीडियो था, उसमें डायरेक्ट वो जो बड़े पैमाने पे होता है ना, वो नहीं इनको रोस्ट मोस्ट करते हैं, वो सेकते हैं, मतलब छिलके मिलके नहीं निकालते, वो तो एक बड़ी सी वो जैसी रहती है, पत्थर की ऐसी पीसने वाली, वो उसको चला देते हैं। उसको कोल्ड प्रेस बोलते हैं जहाँ तक है। घर में बना रहे हैं, पीस लिया उसको, पीस लेने के बाद उसको बस प्रेस करना है। अब ये पेस्ट जैसा बन गया। पेस्ट बनने के बाद उसको कीप ब्लेंडिंग, पीसने के बाद और पीसते जाना है, ताकि अपन जब ये अपकेंद्रीकरण की प्रोसेस है, 9th क्लास में पढ़ते हैं अपन। अपकेंद्रीकरण के कारण से पीनट जो है ज्यादा ब्लेंड करते हैं ना उसको, तो वो तेल छोड़ देता है, फिर ऑयल जो है वो अलग हो जाता है उसमें से, तो आप देख पाओगे। अब इसको बस प्रेस करने की जरूरत रहती है। चेक द यू आर हैप्पी विद द कंसिस्टेंसी। अब ये बहुत वैसा बन गया है, मतलब लुक दी जैसा, और ये आप मतलब पानी मानी नहीं डाला कुछ इसमें, खुद ही से हो गया। मूंगफली में इतना ऑयल रहता है, ऑयल के कारण से ये पेस्ट जैसा बन गया है। पीसते रहोगे तभी पता चलेगा। और पीस लेने के बाद जो है उसको बोले साइड में रख दो, और अपने आप देखोगे आप, ऊपर जो है वो ऑयल जमा हो जाएगा, उसमें जो कंटेंट होगा वो नीचे बैठ जाएगा और ऊपर ऑयल जमा हो जाएगा। इतनी सारी मूंगफली पर, मूंगफली में इतना सा ऑयल निकला ऊपर, देख पा रहे हो आप, ये ऑयल की लेयर अलग हो गई। ये तो बहुत बेकार था। पीनट ऑयल कोल्ड प्रेस इंडिया। ये लोग सब बाहरी लोग हैं भाई, इंडिया में ऐसा नहीं बनता, इंडिया में तो ये इसमें की मशीन रहती है। देखो नासिक में एक मैम है, वो बनाती है, इनका वीडियो मैंने पहले भी देखा है। ये देखो, अरे यार वीडियो को, ये देखो, ये मूंगफली पीस रहे हैं, बस एक लकड़ी की वो है भारी सी मशीन, और ये घूमता जा रहा है, मूंगफली को बस पीस रहे हैं, तो आपको बीच में ऑयल दिख रहा होगा, ये अलग होता हुआ। क्या करी, डायरेक्ट मूंगफली डाल दी इस मशीन में, और ये बस पीस रहा है। इसको कोल्ड प्रेस टेक्निक बोल, ये तेल है, मूंगफली का तेल है। ये देखो कैसे बॉटलों में इकट्ठा कर रहे हैं, बस मूंगफली डाल रहे हैं, बस क्वालिटी पता होना चाहिए मूंगफली की। ये आंटी कोकोनट भी बनाते हैं, देखो कोकोनट का ऑयल भी, इसको बोलते हैं कोल्ड प्रेस। कोल्ड प्रेस टेक्निक बोलते हैं इसको। इसमें जो है मूंगफली डाली है बस, और उसको दबाया जा रहा है, पीसा जा रहा है, लगातार पीसते रहते हैं बहुत देर तक। पीसते रहते हैं तो मूंगफली पहले बारीक होती है, फिर उसके बाद उसका ऑयल अलग हो जाता है, और वो इकट्ठा कर लिया जाता है। तो ये सिंपल तकनीक है। देखो अभी बारीक हो चुकी है, अभी ऑयल नहीं निकला, लेकिन पीसते रहेंगे, और फिर धीरे धीरे जो है उसमें बीच में देखेंगे ऑयल निकल आता है। तो घंटों की प्रोसेस है, लगातार पीसते रहना पड़ता है उसमें, ताकि ऑयल अलग अलग हो सके उसमें। नासिक में है 300 रुपये पर लीटर का, उस पे कॉस्ट पे बेचती हैं वो। तो इसी प्रकार से नारियल भी, नारियल को बस डाल देते हैं कोल्ड प्रेस टेक्निक से, बस उसको घुमाते रहते हैं, और इस प्रकार से जो तेल बनता है वो हम, बस इसकी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है। नॉर्मल जो हम खरीदते हैं, वो जो नॉर्मल हम खरीदते हैं, वो लोग जो है मशीनों से तो बनाते हैं, और शायद पता नहीं वो बहुत ज़्यादा हैवी मशीन होती होंगी, इसके कारण से उनकी कॉस्ट कटिंग हो जाती है थोड़ा सा। बागवानी फसलें मैंने कल भी बताया था, फल और फूल की फसलों भैया की एक डाउट है मेरे को। हाँ, क्या बोलते हैं, जल मछली होती है नहीं, कौन सी जल वही परी, होती है ना? मरमेड्स, जल परी। भाई पूरा क्वेश्चन तो पूछ। वो लुप्त तो हो चुकी हैं, या फिर पहले थी, या फिर अभी है? जल परियां। हाँ। हाँ, कंट्रोवर्सी है इस पर।
कई लोग बोलते हैं कि वो जैव विकास के अंतर्गत देखा जाए तो जलपरियां होती थी। अ, हालांकि वैसी नहीं जैसी कार्टून में दिखाई जाती है, जिनके हाथ पैर होते हैं, वैसे नहीं, वैसी नहीं हो रही बात। लेकिन उस पर कंट्रोवर्सी है। बोलते हैं कि होती थी जैव विकास के अंतर्गत, वो लुप्त हो चुकी है और अब नहीं है। अब तो नहीं है, इतना तय है। इतने इस पे कंट्रोवर्सी नहीं है। कंट्रोवर्सी इस पे है कि हाँ पॉसिबिलिटी है, वो दो जीवों के बीच की कड़ी हो सकती थी। जिस प्रकार से जैव विकास में हिंदू माइथोलॉजी में अगर विष्णु के अवतार देखो तो नरसिंह अवतार मिलता है, आधा शरीर शेर का आधा इंसान का। जब वो पॉसिबल है तो फिर, अगर वो पॉसिबल है तो फिर मरमेड्स भी पॉसिबल हैं, जलपरी भी पॉसिबल है। हिंदू माइथोलॉजी बोलती है कि नरसिंह अवतार लिया था, और यकीन मानो वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जैव विकास को समझाने के लिए, कि कैसे जो है वो प्रजातियां, पृथ्वी पर जीवन कैसे शुरू हुआ। विष्णु अवतार बहुत अच्छा उदाहरण है, यकीन मानो वो हिडन हिडन ट्रुथ है, छुपा हुआ सत्य है। वो जैव विकास को बहुत अच्छे से बताता है कि कैसे जमीन पर, मतलब पहले मत्स्य अवतार, जीवन पानी में शुरू हुआ, पानी से फिर उभयचर प्राणी आए, सुअर अवतार दिखेगा आपको, कछुए का अवतार दिखेगा, और फिर कैसे सुअर से फिर शेर आया, फिर नरसिंह आया, मतलब नरसिंह मतलब कि आधा शेर और आधा इंसान का रूप आया, और फिर जो है कैसे फिर इंसान में कन्वर्ट होते गए, और इंसान में भी कैसे बेहतर होते जा रहे हैं। तो वो जैव विकास का प्रमाण है पूरा विष्णु अवतार। उसी के आधार पर मैं बोल सकता हूँ कि हाँ इसमें पॉसिबिलिटी है कि जलपरियां होती थी। और इस क्वेश्चन को यहीं खत्म कर रहे हैं, क्योंकि वो तो है, इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन उस पर बहस, वही पहले मुर्गी आई कि अंडा, बहस बहुत की जा सकती है। कई हद तक साइंटिस्ट सहमत भी हो गए हैं कि पहले मुर्गी आई थी, उसी से अंडा पैदा हुआ, कई हद तक सहमत हो गए। लेकिन अगर उस पर बहस करने लगे अपन तो फिर टाइम वेस्ट कर रहे होंगे अपन। तो अभी उस पर यही, इसी पे खत्म करते हैं कि जलपरियां होती थी, लुप्त हो चुकी हैं, हो सकती थी, उस पे ये संभावना है कि हो सकती थी। उससे बिल्कुल मना नहीं किया जा सकता, नकारा नहीं जा सकता कि नहीं ही होती थी। अ, ये सब्जियां हैं, बैंगन की यहाँ पर सब्जी लगी हुई है, सब्जियों के खेत, मटर लगी हुई है। ये मेरे ख्याल से गोभी है या पालक है, समझ नहीं आ रही ज्यादा। अखाद्य फसलें हैं, रबर, कपास। तो इसमें अगर कोई रेशेदार फसलें, अगर कोई इसमें, अच्छा आगे और भी है अभी, मैं तो बस इसी पे खत्म हो रहा था। आगे बढ़ते हैं, इसको रबर, कपास, रेशेदार फसलों में जूट आप अच्छे से कर लोगे। प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार जो है, कैसे, प्रौद्योगिकी मतलब फिर से होता है टेक्निकल, और संस्थागत सुधार, टेक्निकल कैसे चीजें बदली हैं, तो आपको यहाँ पर दिखेगा हल जो है पहले हाथ से जोतते थे तो अभी ये होने लगा है। ऐसे ही जो है वो यहाँ पर एक मशीन दिख रही है जो कि बीज बोने की मशीन है। तो ये तकनीक ने कैसे कृषि को आसान बना दिया है, वो लिखा हुआ है इसमें, इस पैराग्राफ में। उसके बाद सरकार ने जो है वो कैसे मदद करी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब ये पंचवर्षीय योजना क्या होती है, जब देश आजाद हुआ और फिर संविधान लागू हुआ, तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बोला गया भाई हमारे यहाँ जो है वो प्लानिंग होना चाहिए कुछ, कि हम ग्रोथ कर सकें। तो वहां पर जो है पंचवर्षीय योजनाओं का कॉन्सेप्ट आया, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और आपको पता होना चाहिए पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। अभी कुछ सालों पहले ही जब नई सरकार आई मोदी जी की, तो उन्होंने पंचवर्षीय योजना बंद कर दी, नहीं तो अभी तक चल रही थी पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना क्या होती थी, सरकार जैसे देश आजाद हुआ और संविधान लागू हुआ ना, तो सरकार ने बोला भाई हम 5 साल के लिए अपने टारगेट फिक्स करेंगे, कि गेहूं उत्पादन हमारे यहाँ अभी कितना हो रहा था और आगे कितना होना चाहिए, दूध उत्पादन अभी कितना हो रहा था और कितना होना चाहिए, अंडे कितने उत्पादित हो रहे थे और कितने होना चाहिए, मतलब जितनी भी हमारे यहाँ स्टील कितना उत्पादन होता, केवल खाने की चीजें नहीं, जितनी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब हो रही थी, हमको 5 साल के, अगले 5 साल के लिए जो है वो हम लक्ष्य स्थापित करते हैं, और उन लक्ष्यों के आधार पर हम देखते हैं कि हम वो पूरा कर पाते कि नहीं। और जैसे ही 5 साल होंगे फिर हम समीक्षा करेंगे कि हमने अपने लक्ष्य प्राप्त किए कि नहीं किए, और फिर हम अगले 5 साल के लिए फिर से लक्ष्य स्थापित करेंगे। तो उसको हम बोलते हैं पंचवर्षीय योजना, है ना। तो स्टार्टिंग से लाई गई थी, सन वगैरह थोड़े से टफ है उसके, 5 ईयर प्लान, मतलब टफ है, मतलब याद नहीं रहते कब कब हुई थी वो। जब भारत आजाद हुआ था तब से लगाई जा रही है लगातार, और अभी 2014 में खत्म कर दी गई है। 5 ईयर प्लान जो है ये लिखा हुआ है पूरी पंचवर्षीय। तो अभी तक जो है वो 2017 तक आई है 12 प्लान, 12 पंचवर्षीय योजना आई, और 2017 में रिसेंटली जो है इसको
खत्म कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब जो है वो प्लानिंग कमीशन का नाम भी नीति आयोग करके उसको खत्म कर दिया है। ये सब चीजें पंचवर्षीय योजना 2017 में 12वीं पंचवर्षीय योजना आई थी और तब से फिर अब बंद हो गई है पंचवर्षीय योजना। अब जो है वो नीति आयोग जो है वो इस पे काम कर रहा होता है, वो नीतियां बना रहा होता है। तो ये पंचवर्षीय योजना कहलाती थी। पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यहाँ टुकड़ों में बंटती जा रही थी, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य था। तो ये चकबंदी क्या होती है, यहाँ पर एक ना वो आ गया। मेरे ख्याल से गांव से अगर आप थोड़ा बहुत भी रिलेट करते होंगे तो चकबंदी का मतलब समझते होंगे। पटवारी करता है चकबंदी। और होता क्या था, इसका जरूरत क्यों पड़ी इसकी, क्योंकि जैसे मान लीजिए एक ये जमीन है पूरी और इसका एक एक किसान की जमीन है। उस किसान के बच्चे हो गए 6 या 7 बच्चे हो गए, पुराने जमाने में ज्यादा। इसको क्या होता था, ये भूमि बट जाती थी 6 हिस्सों में, 3, 4, 5, 6 हिस्सों में बढ़ गई जमीन। अब तो लड़कियों को भी अधिकार मिलने लगा सुप्रीम कोर्ट के बाद। तो जितने संतान होंगे लड़का लड़की सब में बढ़ती थी। अब मान लीजिए ये वाला हिस्सा है, इस ये किसी लड़के को मिला किसान के, और उसके 5 संतानें हैं, तो इसकी 5 हिस्से होंगे। 3, 4, 5, एक को ज्यादा मिल गया, चलो ठीक है, समझ रहे हो आप क्या बोलना चाह रहा हूँ। 5 हिस्से हो गए। फिर उसके बाद अगले मतलब अगली जो पीढ़ी आई, अगली पीढ़ी में फिर से जो है इसके एक एक बच्चे के जो है 2 या 3 संतानें हो गई। तो ये खेत जो है वो 3 हिस्सों में बढ़ गया। फिर उसके बाद इस लड़के की 3 संतान, 2 संतानें फिर से हो गई, तो 2 हिस्सों में बढ़ गया। तो आप समझ रहे हो कितनी छोटी छोटी जमीन बढ़ती जा रही थी। तो अब जब ये होने लगा तो भाई साहब बोलने लगा इसकी चकबंदी की जाना जरूरी है। कि चकबंदी मतलब कि नक्शा बनाकर उसकी मैपिंग की जाना जरूरी है। और जो विवाद वगैरह हैं छोटे छोटे कोनों को लेकर या फिर जमीन को लेकर, उसको निपटाना बहुत जरूरी है। तो जो जमीनी लेखा जोखा होता है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना चकबंदी कहलाता है। चकबंदी इंपॉर्टेंट टर्म है, पूछा जा सकता है चकबंदी क्या होती है।